तो देखो हम लोगों ने अभी भी कौन सा टॉपिक कवर किया, बताना जरा। आई की वैल्यू आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। आई की वैल्यू आपको समझ में आई? ओके, ठीक है। तो अब देखो आई के यूजेस देखेंगे हम लोग। आई हमारे और किस काम आ सकता है। आई ने हमारे सीपी मेथड के जो फॉर्मूले थे वो तो सही कर ही दिए, ठीक है। इसके अलावा आई के और क्या क्या यूजेस हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। वांट ऑफ फैक्टर के यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसका हेडिंग आप लगा लो, और वो हेडिंग है आपका, क्या हेडिंग है, वो है कैलकुलेशन ऑफ, यस, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन यूजिंग यूजिंग आई, ठीक है। ये आई यूज लेते हुए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है। वो अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि कितने फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। 100% एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। 100% डिसोसिएशन का मतलब ये है सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। और एक फ्रैक्शन हो, जैसे मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग एसोसिएशन, ठीक है। और डिसोसिएशन, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है, इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की डेफिनेशन लिख लो पहले, सबसे पहले अल्फा की डेफिनेशन लिख लो आप लोग। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख लो। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फटाफट लिख लो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, which undergoes dissociation or association, which undergoes dissociation or association, ठीक है। वो आपका अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। which undergoes association और डिसोसिएशन, है ना। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये लो, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिसोसिएशन, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू हमारे क्या काम आएगी, देखते हैं फटाफट, है ना। जैसे केसीएल लिया यहाँ पर, तो केसीएल में तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होता है आयनिक सॉलिड्स के केसेस में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है, सारे मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ, उनके लिए फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। और चलो कोई बात नहीं, यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ए सोल्यूट का। ये क्या है, सोल्यूट है ए। इसको हमने क्या बनाया, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो गया इसका, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन तो क्या बन गया, बी मॉलिक्यूल बन गए, और कितने, एन, एन बी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये है आफ्टर डिसोसिएशन, ओके। ये कंडीशन है आफ्टर डिसोसिएशन, कौन सी, एनबी पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए, ओके। तो अब देखते हैं कि इस इक्वेशन के लिए ये जो प्रोसेस है इसके लिए व्हेन, आप लोग देख लो, एट t इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है इस इक्वेशन में जब टाइम जीरो था तब क्या था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, 1 मोल। ये हमने 1 मोल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, बताना जरा। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, ओ सॉरी, टी इज इक्वल टू जीरो था तब तो डिसोसिएशन तो हुआ ही नहीं था ना, तो ये 0 मोल्स है, ठीक है। और अब देख लो जरा, बहुत सिंपल सी बात है। इफ अल्फा मोल्स undergoes dissociation, अल्फा मोल्स undergoes dissociation, ठीक है। तब क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या सिचुएशन हो गई, इक्विलिब्रियम पे अल्फा मोल डिसोसिएशन हो गया ना,
तो नंबर ऑफ मोल कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे रह गए 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये एक तरह से लेफ्ट मोल्स हैं, लेफ्ट मोल्स हैं सोल्यूट के, ठीक है। और जो नए प्रोड्यूस्ड मोल हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए आपके एन अल्फा, एन अल्फा मोल्स प्रोड्यूस्ड मोल है ये, ठीक है। ये कब की सिचुएशन है, ये है इक्विलिब्रियम की। वापस सुन लो, स्टार्टिंग एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो प्रोसेस हुआ ही नहीं था, उस टाइम हमारे पास सोल्यूट था, अनडिसोसिएटेड सोल्यूट था, उसका 1 मोल लिया था हमने, ठीक है। इसलिए अनडिसोसिएटेड मोलिक्यूल्स का जो मोल है वो 1 है और डिसोसिएटेड का 0 है आपका, ठीक है। आपने जब क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद में अचीव हुआ, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तब तक अल्फा मोल्स का डिसोसिएशन हो चुका था, इसलिए सोल्यूट के जो अनडिसोसिएटेड मोल्स हैं वो कितने रह गए, अब 1 माइनस अल्फा रह गए, क्योंकि अल्फा मोल्स का डिसोसिएशन हो गया और एन अल्फा आपके जो मोल्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब हम फटाफट इसकी कैलकुलेशन लेते हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बताओ भाई कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पर कितने हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना हमें। अनडिसोसिएटेड कितने हैं, अनडिसोसिएटेड हैं 1 माइनस अल्फा, ये अनडिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसमें डिसोसिएशन के बाद जो बन गए एन अल्फा, इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपकी आई की डेफिनेशन क्या बोलती है, नंबर ऑफ मोल्स, ए बी है ना, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर of डिसोसिएशन, yes particles after dissociation, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, सही बात है ना, हो गया, ठीक है। तो अब बताओ भाई आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, आफ्टर डिसोसिएशन हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, प्लस एन अल्फा, ये हो गया आपका आफ्टर डिसोसिएशन। और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 प्लस 0 है ना, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोलिक्यूल है सोल्यूट पार्टिकल का, और तो वो हो गया 1, तो ये हो गया आपकी आई की वैल्यू। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, यस करना, इसके आगे हम चलेंगे फिर। आया सर। किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो बता देना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे इतने हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका लेफ्ट मोल्स है अनडिसोसिएटेड, और ये आपका डिसोसिएशन के बाद है, ठीक है, डिसोसिएटेड है ना। अब ये एन क्या है, एन की हम लोग वैल्यू देखेंगे अभी, एन क्या है ना। जैसे केसीएल के लिए मैं वैसे ही समझा देता हूँ, केसीएल के लिए एन है आपका 2, केसीएल के लिए 2 है, क्योंकि केसीएल इंडिविजुअल जो केसीएल है ना, सिंगल सिंगल फॉर्मूला, वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है, वो 2 पार्टिकल में टूट रहा है, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू विच ए सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट्स, ठीक है, उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हो गया आई की वैल्यू। अब हम लोग आई की वैल्यू से अल्फा की वैल्यू को कोरिलेट करेंगे। ये देखो आई के फॉर्मूले में हमने अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया ना, और अल्फा ही हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आई को यूज लेते हुए। कैसे, आपका आई की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब डिसोसिएशन के केस के लिए आई की वैल्यू ये आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते चले जाएंगे फटाफट फटाफट, और देखते चले जाएंगे कि आई की वैल्यू क्या आ गई। तो आई की वैल्यू हमने आगे इसको सोल्व किया, तो जैसे ही हम लोग अल्फा कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत सिंपल सी बात है, हमें मिल जाएगा अल्फा एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1, सही बात है क्या, देखना जरा, ठीक है। और उसके बाद हम सीधा ही अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ गया आपका आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये लो भाई, ये आपका अल्फा का फॉर्मूला आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक है। तो इस तरह से हमने अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आई आपका क्या है, वॉन टॉप फैक्टर, जो अभी वॉन टॉप ने इंट्रोड्यूस किया था कोलिगेटिव फॉर्मूले को करेक्ट करने के लिए, उसका फॉर्मूला आ गया। अब आप जानते हो आई का फॉर्मूला तो और भी बहुत कुछ है, कैसे है देखो मैं आपको समझाता हूँ। आई का फॉर्मूला, ये बात सही है क्या, एम एम नॉर्मल डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड, सही बात है क्या, ये बताना जरा, ये फॉर्मूला सही है क्या, इसको चेक करना जरा। नॉर्मल मोलर मास के केस में नॉर्मल बाई एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल बाई एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल बाई ऑब्जर्व,
ठीक है, तो हमने उसको कह दिया m नॉर्मल डिवाइडेड बाई m ऑब्जर्व्ड, मोलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ये किसका फॉर्मूला है? I का, ये भी वन ऑफ द फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये I की हम वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? ये लो m नॉर्मल, है ना, डिवाइडेड बाई m ऑब्जर्व्ड माइनस 1। ठीक है, I की वैल्यू हमने रख दी, देख लो जरा, और ये आ गया आपका n माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप लोग सोल्व करोगे, इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा m n माइनस mo मोलर मास ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड n माइनस 1। ये लो भाई, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका? अल्फा का। अल्फा का यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये इससे ये कैसे आया? हमने आई की वैल्यू थी नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उसको हमने आई की जगह रख दिया और हमने उसको सोल्व किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू लिख लो भैया, n क्या है और m क्या है, ये सारा लिख लो। ठीक है, तो ये था फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया? अल्फा का फॉर्मूला हो गया आपका mn माइनस mo और mo मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, डिसोसिएशन के केस में हमेशा ये होगा क्या, देखना जरा, हियर नॉर्मल माइनस एमओ, सही बात है क्या ये? बताना जरा। नॉर्मल माइनस एमओ नहीं, नॉर्मल इज ग्रेटर देन एमओ, सही बात है क्या ये? देखना जरा, डिसोसिएशन के केस में नॉर्मल मोलर मास हमेशा ही ऑब्जर्व से ज्यादा रहेगा ना? यस सर। क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा ना पार्टिकल, पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएगा तो जो ऑब्जर्व्ड आएगा वो दोनों का एवरेज मोलर मास आएगा। आपने देखा केसीएल के, देखो केस में क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 74.5 इतना आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? सीपी मेथड ने दिया 37.25। अब ये 37.25 ये तो इंडिविजुअल न तो के प्लस का है ना सीएल माइनस का है, तो किसी का ही नहीं है। एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है? ये इन दोनों की मोलर मास का एवरेज वैल्यू है, जो इन दोनों का जो एटॉमिक मास है Cl माइनस का और K प्लस का, उनकी एवरेज वैल्यू है ये वैल्यू। तो इसने सीपी मेथड ने क्या किया? सीपी मेथड ने भाई इंडिविजुअल पार्टिकल की आइडेंटिटी क्या है इसको मतलब नहीं है, यही तो कमी है इस मेथड की। हमने शुरू में पढ़ा है ना कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आइडेंटिटी पे यहाँ इसने डिपेंड नहीं किया, आइडेंटिटी को ध्यान नहीं दिया। इसको क्या पता था KCl को मिलाकर के कैलकुलेट करना है, इसने कहा इंडिविजुअल पार्टिकल K प्लस है Cl माइनस है, तो इसने उनका एवरेज जो मोलर मास है वो रिफ्लेक्ट कर दिया कैलकुलेशन में, 37.25 आया। तो हमेशा ध्यान रखना ये आपका नॉर्मल वैल्यू है और ये आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, तो डिसोसिएशन के केस में हमेशा ही नॉर्मल वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, और यहां पर n का मीनिंग क्या हो जाएगा वो भी लिख लो, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स into which a solute particle dissociates। ठीक है, और KCl के लिए फॉर KCl क्या हो जाएगा भाई, बताना जरा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल KCl है वो K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो KCl के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू विच ए सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट्स, तो ये था किसका फॉर्मूला? डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला था और डिसोसिएशन के लिए हमेशा ही Mn इज ग्रेटर देन Mo होता है। ठीक है, अब एसोसिएशन के लिए भी लेते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब उसके लिए हम लोग ये पूरी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, देखो है ना, कैलकुलेशन का मेथड आपको पता चल गया, हम लोग सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ये लो अल्फा, और उसका फॉर्मूला उसका रिवर्स है ना, ऑलमोस्ट रिवर्स है, क्योंकि एसोसिएशन के लिए आप लोग जानते हो, एसोसिएशन के लिए आपका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो हमेशा ही नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा। सही बात है क्या, बताना जरा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू एसिटिक एसिड के केस में कितना आया था? 120, जबकि नॉर्मल वैल्यू कितना है? 60। आना 60 चाहिए था लेकिन आया 120। तो आपका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है
ये एमओ है, ये हमेशा ही ज्यादा होगा किससे? नॉर्मल मोलर मास से, है ना। तो एसोसिएशन के केस में हमेशा ही हियर MO इज ग्रेटर देन MN, यानी कि नॉर्मल मोलर मास से ऑब्जर्व्ड मोलर मास आपका हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब आप वो जो फॉर्मूला था उसी को आप लोग चेंज कर सकते हैं, या ये जो फॉर्मूला है ना, ये देखो I-1 और N-1, ये आपका अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 - I डिवाइडेड बाई 1 - 1/n। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है। n की वैल्यू आपके सामने है, n की वैल्यू, चलो n की वैल्यू भी अभी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको फर्दर और सोल्व करते हैं। इसको और सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फटाफट लिख लो। वहां नॉर्मल माइनस ऑब्जर्व था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व माइनस नॉर्मल, ठीक है ना। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में आ गया ऑब्जर्व, और ये क्या आ गया आपका 1 - 1/n, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पर ये हो गई, MO इज ग्रेटर देन MN, और ये आपका फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ओके, अब यहाँ पर n की वैल्यू लिख लो भैया, फटाफट लिखो n की वैल्यू, n की वैल्यू लिखो फटाफट, क्या है बताना जरा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू विच, नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच एसोसिएट टू फॉर्म ए, number of particles which associate to form a single particle, number of particles which associate to form a single particles, number of particles which associate to form a single particle। लिख लिया आपने? बता दो। यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा, बताना जरा, कौन सा फॉर्मूला हो गया? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके। और अब एक चीज मुझे और बता दो, एक चीज मुझे और बता दो, आपका जब 100% डिसोसिएशन होगा तब क्या होगा, और 100% एसोसिएशन होगा तब क्या होगा, वो देख लो जरा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन होगा तब क्या होगा, 100% एसोसिएशन होगा तो आपका अल्फा इज इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और आपका आई हो जाएगा 1/n, ठीक है। और फॉर 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन के लिए भी अल्फा है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और आई आपका, आई हो गया आपका n के इक्वल हो जाएगा आई, ठीक है। तो ये है सारा पॉइंट ऑफ फैक्टर का नॉलेज, उसके एप्लीकेशंस, किस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एन की वैल्यू आपने लिख ही ली, एन क्या है एसोसिएशन के केस में, क्या है डिसोसिएशन के केस में, क्या है ना। ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप लोग एमओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करके आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारा आई था पॉइंट ऑफ फैक्टर, उसको किससे कोरिलेट कर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर हुआ पूरा। तो हमने चैप्टर को किन किन स्टेजेस में कवर किया है जरा बताना। सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशंस के मेथड देखे, ठीक है। चलो रिवर्स चलते हैं, रिवर्स में हमने क्या किया, एबनॉर्मल मोलर मासेस और वांट ऑफ फैक्टर। ये क्यों आया, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कुछ सही नहीं दिए, बाद में पता चला कि ये तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से गड़बड़ हो रही थी। तो फिर वांट ऑफ फैक्टर ने अपना करेक्शन फैक्टर दिया आई, और कहा कि अब वो जो मॉलिक्यूल, जो फॉर्मूला था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें आई और इंक्लूड कर लो और आपका फॉर्मूला हो जाएगा सही, रिजल्ट आपके आएंगे सही। ये किस केस में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तब तो जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पहले देखे थे वो ही सही है ना, वही सही है। क्योंकि आई की वैल्यू, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है उसके केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा होगा ना, आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाती है इफ नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज देयर। ओके, तो इस केस में तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मेथड देखे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और फाइनल टारगेट क्या है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, M2 कैलकुलेट करना, ठीक है।
मोलर मोलिक जो आपका मोलर मास है सोल्यूट का वो डिटरमाइन करना, ठीक है। तो उसके इंडिविजुअल मेथड्स भी हैं, है ना। हर जो मेथड है, डिप्रेशन इन आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इनके इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हैं, बेकमैन्स मेथड, लैंसबर्गर मेथड, बर्कले हर्टले मेथड, ये सारे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उससे पहले क्या किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या किया था, बताना जरा, बोलो भी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले क्या किया था आपने, बता दो जरा। आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रोप्स, ध्यान में है। एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, एजियोट्रोप्स वो होते हैं जिनको हम लोग फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, जिनका वेपर फेज और लिक्विड फेज में क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है, x1 इजिकल टू y1, x2 इजिकल टू y2, ठीक है। और एजियोट्रोप से पहले क्या था, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते, उनका टोटल वेपर प्रेशर राउट्स ने जितना बता दिया उससे कम या ज्यादा आता है, ज्यादा आता है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आता है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, राउट्स लॉ लिया था, है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। उसके पहले क्या लिया था, राउल्ट्स लॉ, ये आपका हेनरीज लॉ लिया था, है ना, गैसेस का जो लिक्विड में सॉल्यूशन बनता है उसके लिए। उससे पहले हमने क्या लिया था, उससे पहले हम लोगों ने डिसोल्यूशन क्या होता है ये हमने देखा था, इसके लिए डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यूज क्या होती है वो हमने देखी थी, और उससे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन के मेथड देखे थे। इज इट, बताओ जरा। यस सर। ओके तो अब ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, बताना जरा। कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ एक बार, अरे इसकी रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी क्या, चालू है सर, अच्छा अभी भी चालू चालू है। है।